बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है न्यूज़ सेशन और मैं हूँ उस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम बात करने वाले हैं जी काश्तकारों के लिए हुकूमत पंजाब की जानिब से, वज़ीर आला पंजाब की जानिब से एक नया प्रोजेक्ट मुतारिफ़ करवाया गया है, जिसके तहत ये बताया जा रहा है कि जो काश्तकार हैं उनको 20,000 ट्रैक्टर्स फराहम किए जाएंगे। अब ये 20,000 ट्रैक्टर्स किस तरह से काश्तकारों को फराहम किए जाएंगे, किस तरह से उनको ये ट्रैक्टर्स मिलेंगे, अप्लाई किस तरह से करना है, किसी ऑनलाइन पोर्टल पे अप्लाई करना होगा या फिर ये किस्तों पे मिलेंगे, आपको जो शुरू में पेमेंट है वो कितनी करनी होगी, इन तमाम मामलात पर इन तमाम सवालात के जवाब जानने के लिए आज इस प्रोग्राम को डिज़ाइन किया गया है। लेकिन अगर हम दूसरी जानिब बात करते हैं एनर्जी क्राइसिस की, तो यकीनी तौर पर हमारा जो किसान है वो भी परेशान है। जैसे ही पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ जाती हैं तो फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ती है, और जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ती है और आगे से उतना मुआवजा मंडियों से किसान को नहीं मिलता तो किसान परेशान होकर रह जाता है। किसान की 3 बड़ी फसलें होती हैं जो कि वो एक साल में काश्त कर रहा होता है, जिसमें चावल है, गंदम है और गन्ना है। हमने देखा कि अभी गन्ने का सीज़न गुजरा है और काश्तकार शिकवा कुना नज़र आ रहा था कि उनको जो गन्ने की प्राइस है वो उतनी नहीं मिल रही, और जितना उनका अखराजात हैं, जितने खर्चे उन्होंने कर लिए हैं, उनके खर्चे भी पूरे नहीं हो रहे। अब गंदम की कटाई का आगाज़ होने जा रहा है, तकरीबन चंद रोज़ में, शायद कुछ इलाकों में हो भी चुका हो, लेकिन कुछ इलाकों में अब गंदम की कटाई होने जा रही है। पिछले सालों की तरह हुकूमत ये कहती है कि बम्पर क्रॉप हो गई है, लेकिन उसके बावजूद किसान के गंदम खरीदने को कोई तैयार नहीं होता। किसान से गंदम 2,200 रुपये फ़ी मन खरीदी जाती है, लेकिन जैसे ही चंद महीने के बाद वो गंदम मार्केट में पहुंचती है वो 4,000, 4,300 रुपये फ़ी मन तक पहुंच जाती है। किसान फिर सर पकड़ के बैठ जाता है कि ये मेरे साथ क्या हुआ। फिर आगे बढ़े तो बात आ जाती है जी चावल की, और अभी चंद महीने पहले की बात है कि जब आलू के जो काश्तकार हैं वो रोते हुए सड़कों पर निकल रहे थे कि आलू इतनी बड़ी मिकदार में लगा लिया गया है, हो गया है कि अब ख़रीदार ही मौजूद नहीं है, और बिल्कुल औने पौने दांव जो है उन्होंने अपने आलू की फसल बेची है। अब किसान इन ट्रैक्टर्स हासिल करने के बाद, इन स्कीमों के बाद, क्या हमारा किसान खुशहाल हो पाएगा? आज सबसे बड़ा सवाल भी यही है जिस पे हमने बात करनी है, और इन तमाम सवालात के जवाब जानने के लिए, डिस्कशन करने के लिए स्टूडियोज़ पे हमारे साथ मौजूद है जी मेहर आदिल हैं, जर्नलिस्ट हैं, 89 न्यूज़ का हिस्सा है। मेहर आदिल, हम आपको खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मेहर आदिल, सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि ये जो स्कीम आई है 20,000 ट्रैक्टर्स दिए जाएंगे काश्तकारों को, ये कौन से काश्तकार हैं, किन किसानों को ये सहूलत मिलने वाली है? अच्छा, सबसे पहले हम बात करेंगे स्कीम की। आपने बात की ना, इस तरह के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट आप हर कोई 6 महीने बाद, 2 महीने कभी बाद किसान कार्ड आ कभी जाता है, किसान कार्ड आ जाता है, कभी ये कहा जाता है कि डायरेक्ट डील होगी। गन्ने की फसल की आपने बात की, फसल कोई भी हो, 3 फसलें जो हम लोग उठाते हैं या काश्त करते हैं मेन, जिसमें आपने जिस तरह बताया कि गंदम है, चावल है और इसके साथ साथ गन्ना है। लेकिन इसकी दूसरी साइड पे अगर देखा जाए तो सब्जियों की एक बड़ी है हमारी अशिया खुर्दनोश की। अगर हम बात करें तो सब्जी जो कि ज़रूरियात ज़िंदगी में सबसे अहम जुज़ है, उसके लिए भी जो उतनी ही मेहनत लगती है। ये है कि उसको 4 महीने बाद या 3 महीने बाद सब्जी मार्केट के अंदर आना शुरू हो जाती है। अब स्कीमों की तरफ चलते हैं तो आप देखें, अगर हम दीगर ममालिक के साथ बात करें तो वहाँ पर जो है मुआवजे के साथ अगर बात करें ना, तो वहाँ पर उनको सहूलियात दी जाती हैं। फिर वो उन सहूलियत को जब किसान पे बैक करता है तो वो मुल्क की मैशियत के अंदर एक बड़ा अहम रोल जो है ना वो अपना अदा करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें इस खित्ते की, पंजाब की, पाकिस्तान की, तो आप देखें किसान कार्ड इन्होंने शुरू किया, उसका फ़ायदा किसको हुआ? अभी तक कोई ऐसा किसान नहीं मिला। उसके बाद फिर इन्होंने जो खादों के ऊपर सब्सिडी की बात की गई, फिर बिजली के रेट्स की बात की गई। आप कोई भी फसल ले लें, हमारा किसान उस फसल के फौरी बाद, जब उसकी एक मेहनत है, एक किसान है वो अपनी फसल जो है वो अपना ये हम कह सकते हैं कि अपनी रकम जो है वो खुले आसमान के नीचे छोड़ देता है। उसकी मेहनत है, 6 महीने की फसल गंदम की है, 6 महीने की चावल की है, 1 साल की जो फसल है वो गन्ने की है। सारी फसल को खुले में छोड़ा जाता है इनके आश्रय के ऊपर, और फिर जब वो मेहनत करता है, अपना पेट जो है वो काटता है, खुद वहाँ पर जो है वो मेहनत करता है, उसके साथ साथ वो लोगों की बातें और कर्ज भी उठाने पर जाते हैं। जो छोटा काश्तकार है, अगर हम बात करें तो वो कर्ज उठाने तक भी जाता है, सिर्फ इसलिए कि ये फसल जो है वो अच्छी जाएगी और उसके बाद फिर उसके मामला जो है वो ठीक होंगे। वो इन जो स्कीमें हैं, जो मुख्तलिफ इनको आप कह लें कि प्रोजेक्ट मुतारफ़ करवाए जाते हैं, उनकी तरफ भी देख रहा है। लेकिन
कहीं पे कोई ऐसा किसान, आप आज भी निकल जाए पंजाब हाँ, के अंदर, हाँ। हमने नहीं देखा। आप देखें कि हर सीजन पे गंदम की कटाई होगी तो किसान रोड के ऊपर होगा, बिल्कुल एहतजाज कर रहे होते हैं। गन्ने की होगी तो वो अपने पैसों के लिए रोड्स के ऊपर होगा, चावल की होगी तो वो फिर रोड्स के ऊपर होगा। यानी कि किसान बेचारे के नाम के ऊपर हम लोग जो है खुश करते हैं, किसानों को ख्वाब दिखाते हैं कि पता नहीं ये जो स्कीम मुतारिफ करवाई है जिसमें किसान कार्ड ले लें, या ट्रैक्टर्स की अभी बात करता हूँ तो पता नहीं क्या जो है वो ज़मीन सोना उगलेगी। लेकिन जब वो स्कीम पुरानी होती है या उसका ज़रा ख़बरों से वो आउट होती है तो उसके साथ ही जो है ना वो देखा जाता है कि किसान रोड्स के ऊपर है। बिल्कुल स्कीम आपने मुतारफ करवा दी, 20,000 ट्रैक्टर दिए जाएंगे, क्या क्राइटेरिया सेट करेंगे, क्या किस तरह किसको मिलेगा, ये साइड पे रख दे। लेकिन उन ट्रैक्टर्स को चलाने के लिए डीजल कहाँ से देंगे? आपकी प्राइस डीजल की इस वक्त जो है वो 300 से ऊपर जा रही है, ठीक है, आप किसान को देंगे, अच्छा वो किसान डीजल के साथ इस्तेमाल करेगा उसको, या फिर हुकूमत जो है किसान को कोई ख़ास सब्सिडी देगी, तो ये स्कीम जो है वो तब अच्छा कामयाब है। आदिल, मुझे ये बताइए कि आपने सब्सिडी की बात की है, फिर आपने डीजल की बात की है। ऑब्वियसली डीजल का इस्तेमाल होगा या फिर पेट्रोल का इस्तेमाल होगा, जो भी इस्तेमाल होगा महंगा होगा, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो वाकई किसान की भी बढ़ जाएगी। मुझे ये बताइए अब के माजी में भी हमने देखा किसान कार्ड भी आया, और ये जो ट्रैक्टर स्कीम है ये कोई नई स्कीम नहीं है, माजी में भी इस तरह की कई स्कीम्स आती रही हैं। लेकिन जिससे भी पूछ लें वो कहते हैं जी किसको ट्रैक्टर मिला, वो फलाने को कहा, उसने सिफारिश की तो उसको मिल गया, वो उसके रिश्तेदार था तो उसको मिल गया, उसने कहा मुझे इतने पैसे दे दो तो आप भी एलिजिबल हो जाएंगे। ये कौन सा क्राइटेरिया है? ये सिफारिश सिस्टम कब ख़त्म होगा कि असल किसान जो है, जो ज़रूरतमंद है, उस तक आपकी सब्सिडी, आपकी ये सहूलत नहीं पहुंच पाती, और जो बीच वाले लोग हैं वही डाका डाल के बैठ जाते हैं। तो ये बात आपने बिल्कुल ठीक की। लोग कौन है? अच्छा, सब्सिडी की बात की जाती है, पोर्टल्स के ऊपर फिर ऑनलाइन एप्लीकेशंस मांगी जाती हैं। आप पहले ये देखें कि हमारा किसान जो है वो चंद बड़े किसानों की, बड़े जिम्मेदारों की छोड़ के छोटा किसान है, उसके लिए आपने सब्सिडी दी है, उसके लिए ये स्कीमें मुतारिफ करवा रहे हैं, जो 5 एकड़ 10 एकड़ वाला है, 15 एकड़ वाला है, जो बिल्कुल एक छोटा जिसे जिम्मेदार कहा जाता है। क्या वो इतना पढ़ा लिखा है कि वो ऑनलाइन जाएगा? ये वो सारी शराइत जो है। अच्छा, मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूं, ये एक हुकूमत का ना एक घेरने का तरीका है, जिसको हम कहते हैं ना कि फौरी तौर पे अपना जाल में फंसाने का तरीका। आप जो लोन स्कीम इन्होंने नौजवानों के लिए की, ठीक है, उसमें देखें कि कितनी कड़ी शराइत है, ठीक है, इसी तरह की यही शराइत है। अच्छा, जो तो पढ़ लेता है वो देखता है, उसको अगर वो मार्केट के अंदर जाए तो शायद उसको ये स्कीम से या इनके जो प्रोजेक्ट्स हैं उससे सस्ती चीज़ जो है वो मार्केट से मिल जाए। लेकिन हुकूमत क्योंकि एक तस्वीर लगती है ना, आपकी फ्री के अंदर एक कैंपेन, इलेक्शन कैंपेन चल रही है, अब ट्रैक्टर मिलेगा या किसान कार्ड आएगा, या माजी के अंदर जितनी भी स्कीम्स हम देख लें उनके ऊपर एक तस्वीर आ जाती है। अच्छा, वो तस्वीर आपकी जेब में है, वो तस्वीर वो आपको आते जाते नज़र आती है, लेकिन इसकी एक विजिबिलिटी जिसे कह लें, या एक मुकम्मल तौर पर मुकम्मल एक जांच के बाद ही जाके स्कीम लॉन्च होती है। अभी तक ऐसा नहीं है। आगे आपने बात की कि किन लोगों का मिलता है। अब देखें कि माजी में हम बात करते हैं कुछ लोन्स की, अगर हम ज़मीनों के ऊपर बात करें, काश्तकारों के लिए करें, तो फिर अगर उनकी फाइलें निकाली जाएं तो बड़े बड़े ऐसे नामवर लोग जो है ना वो मिलेंगे, और छोटा किसान आप कह लें कि इस सारी स्कीम के अंदर हम तो ये दुआ करेंगे कि छोटे किसान को मिले जो मेहनत कर रहा है, जिसने इस मुल्क की मैशियत के अंदर चलना है। लेकिन जो आप फाइलें देखेंगे तो ये आटे में नमक के बराबर ये सिर्फ तादाद होगी, उसके बाद मंजूर नज़र लोग भी जाएंगे। आप कितनी शफाफियत के साथ ये लेके आ रहे हैं, क्या क्राइटेरिया है, आपने क्या लोगों को बताया है, किस तरह से देंगे? वही बात मैं दोबारा से रिपीट करूंगा, आप दे देते हैं। ये तो वही किसान, अब इन्हें एक छोटे किसान को दिया, अच्छा उसने डीजल लिया उधार पे इस वक्त, क्योंकि किसान को पे होना है फसल आने के बाद, फसल आने के बाद। अच्छा, उसने और फिर मेहर आदिल, जो किसान को पेमेंट होती है उसकी फसल की, वो भी फौरी तौर पे नहीं हो जाती, वो भी मिल्स मालिकान जो हैं वो उनके पैसे रख लेते हैं, और उसके बाद उनके जूते घिसवा के, चक्कर लगवा के, तोड़ के उनके पैसे देते। अच्छा, ये आप बात, वो भी पूछने वाला कोई नहीं है। मैडम, आप ये बात कर रही हैं कि सिर्फ एक फसल की गन्ने की, आप चावल ले लें, आप गंदम ले लें, ये सबके साथ ऐसा ही होता है। ये जब आड़तों के ऊपर जाते हैं ना, इन लोगों ने कर्ज लिया होता है कि यार हमने फसल को पानी देना है, हमारी ये फसल, अब अच्छा वो फंस चुका होता है फसल के अंदर, या आलू की फसल की बात करें, फंस गए हैं ना बेचारों ने, कितनी मेहनत की,
यही आलू 120, 130, 150 रुपये किलो तक भी जो है पाकिस्तान के अंदर फरोख्त हुआ। लेकिन अब जो है ये आलू तकरीबन आप देख लें 25 रुपए पर केजी के हिसाब से, इस हिसाब से एक किसान की एक और किसान ने आलू लागत भी नहीं है। 2-4 रुपए किलो बेचे किसान वो अंदर से फिर मिडल मैन आ जाता है ना। अब उनको नहीं है, मिडल मैनों को कहा जाता है कि ये वो लोग हैं जो किसी की मेहनत के ऊपर डाका डालते हैं, वहां से ये अपना प्रॉफिट लेते हैं। किसान जो मेहनत करता है, जो अपना पैसा इन्वेस्ट करता है, जो अपना टाइम इन्वेस्ट करता है, उसको वही मिलना है जो उसको आप कह लें कि उसने कर्ज उतारना है। ये मंडियों की मैं बात कर रहा हूँ, आड़ती के पास जाएगी चीज़, सब्जी जा रही है, वो पहले रेट ही इतना कम देगा। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि आलू का मार्केट के अंदर रेट 10 रुपये है या गंदम का 1900 रुपये है। जब वो उस आड़ती के पास जाएगी जिससे इन्होंने पैसे लेके पेट्रोल यूज़ किया, बिल दिए, खाद दी, बीज दिया, वो रेट देगा अपनी मर्जी का। वो कहे मैं 1500 देता हूँ, उसने सबसे पहले वो अपने पैसे काटने हैं, फिर उसके बाद उसने जो बचना है उसको किस्तों में देना है कि आप कल आ जाइएगा, आप परसों आ जाइएगा। किसान को असल पहुंचता ही नहीं है। ठीक है, किसान तो हमारा मेहर आदिल वाकई ही परेशान है। लेकिन मुझे ये बताइए कि ये जो 20,000 ट्रैक्टर्स दिए जाएंगे पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से, ये अभी प्लान वजह होना बाकी है? हमने अनाउंसमेंट कर दी है, लेकिन कहाँ पर कैसे अप्लाई करना है ये चीज़ें अभी क्या सामने नहीं आई? अप्लाई ऑनलाइन होगा और प्लान जो है जिस तरह इसके जो एक मार्केट के अंदर चल रहा है 20% जो है वो किसान देगा, आसान शायद जो किस्तें हैं उनके ऊपर ये मिलेगा। लेकिन ट्रैक्टर के साथ साथ उसको चलाने के लिए बहुत कुछ चाहिए। ठीक, सिर्फ खाली ट्रैक्टर नहीं, उसके लिए डीजल चाहिए, उसके लिए दीगर चीज़ें चाहिए। किसान को मंडियों तक रसाई चाहिए, ताकि अब एक ट्रैक्टर, एक एग्जाम्पल है कि वो एक ट्रैक्टर जो है उसको 25 लाख में मिलता है, ठीक है। अब उसने इंस्टॉलमेंट भी उतारनी है, वो भी जमा करवानी है, उसने अपने घर भी चलाना है, उसने फसल की भी देखभाल करनी है, लेकिन उसमें से ठीक है। बहुत शुक्रिया मेहर आदिल, आप हमें बता रहे थे कि किस तरह से हमारे किसान का मुसलसल इस्तेसाल हो रहा है और मुल्क की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है ज़राअत को। लेकिन उसके बावजूद किसान बेचारा कल भी परेशान था, आज भी परेशान है। गवर्नमेंट के लाख मंसूबों के बाद भी वो लगता है कि आने वाले वक्त में भी परेशान ही रहेगा, क्योंकि उस तरह के लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं है जो कि हमारे ज़रूरी शोबे को सपोर्ट कर सके। एक ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे, मज़ीद टॉपिक्स पे बात होगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, मुल्क में इस वक्त एनर्जी क्राइसिस है और एनर्जी क्राइसिस से निपटने के लिए गवर्नमेंट सर जोड़ के बैठी हुई है। गवर्नमेंट के जितने भी बड़े हैं और आए रोज़ कुछ ना कुछ ऐसे प्लान्स हो रहे होते हैं कि कोशिश की जाए कि जो पेट्रोलियम मसनूआत हैं उनका कम से कम इस्तेमाल हो और किसी भी तरह से जो है वो एनर्जी क्राइसिस को कंट्रोल किया जा सके, उसे मतलब लॉन्ग टर्म जो है वो उसको ले जाया जा सके। अब इस सारी सूरत हाल में अब गवर्नमेंट की जानिब से ये प्लान किया जा रहा है किफ़ायत शौरी मुहिम के तहत, इक़दामात के तहत, कि मुल्क में स्मार्ट लॉकडाउन का निफाज हो सकता है। अब ये स्मार्ट लॉकडाउन जो लफ्ज़ है ये बिल्कुल भी हमारे लिए नया नहीं। आपको याद होगा कि जब कोविड आया था तो ये वर्ड पूरी दुनिया में क्या पाकिस्तान में भी हमने बहुत सुना था। पहले तो लॉकडाउन लगा, लेकिन उसके बाद स्मार्ट लॉकडाउन लगा कि कुछ इलाकों को बंद कर दिया जाता था, कुछ इलाकों को इजाज़त दी जाती थी, वर्क फ्रॉम होम हो गया था, स्कूलों को जितने भी हमारे इदारे हैं, प्राइवेट हों गवर्नमेंट हों, उनको 50% अटेंडेंस पे ले जाया गया था। लेकिन अब सारी सिचुएशन फिर वैसी ही फीलिंग आ रही है कि शायद हो सकता है उसी तरह का स्मार्ट लॉकडाउन लगने जा रहा है। लेकिन वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात, उनकी जानिब से कहा गया है कि जो स्कूल है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से उनकी छुट्टियां मज़ीद नहीं बढ़ाई जाएंगी, बल्कि उनको अनकरीब खोल दिया जाएगा। अब ये स्मार्ट लॉकडाउन किस तरह से इम्प्लीमेंटेशन होगा, कौन से इदारों पे होगा, सिर्फ सरकारी दफातर पर होगा या फिर प्राइवेट जो इदारे हैं उन पे भी अमल दरामद करवाना लाजिम होगा, इस सारे मामलात पे बात करने के लिए, डिटेल्स जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जी शेख ज़ैनुल आबिदीन हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं आप। शेख ज़ैनुल आबिदीन, आपको हम खुशामदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ज़ैनुल आबिदीन, सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि ये जो स्मार्ट लॉकडाउन का प्लान है, ये प्लान क्या है और कौन कौन से शोबे पर इसका निफाज हो सकता है? शुक्रिया सिद्रा मुनीर। ये जो मशरक़ वुस्ता में एक इस वक्त जंग की सूरत हाल पैदा हो चुकी है और 27 फरवरी से इस जंग का आगाज हुआ और अब तकरीबन 1 महीना होने को पहुंच चुका है। और इसकी वजह से सिर्फ पाकिस्तान या सब कॉन्टिनेंट ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया इस जंग की वजह से शदीद मुतासिर हो रही है। उसकी वजह यह है कि आप नायब से
ये कहा जाता है कि 20% दुनिया का जो पेट्रोल, डीजल और पेट्रोलियम मसनूआत है वो दीगर ममालिक में उसको भेजा जाता है। तो वो आबनाए हुर्मुज़ बंद है, तो उसकी वजह से पेट्रोल की जो प्राइसेस हैं वो भी रेज हुई। वो भी आपने देखा, मजीद गवर्नमेंट बढ़ाना चाहती थी लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से रिलीफ दे दिया गया। अब उसके बाद अब कोई ये इशू नहीं है कि पेट्रोल महंगा हो गया, लोगों की जो बाइंग पावर है वो कम होती जा रही है। अब इशू इस बात के ऊपर आ चुका है कि जो हमारे पास ज़खायर मौजूद हैं उनको हमने सेव किस तरह करना है। तो इसलिए ये स्मार्ट लॉकडाउन और जो दीगर प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं उनको अडॉप्ट किया जाता है। अब फिलहाल तो ये जो तमाम तर पॉलिसीज हैं ये गवर्नमेंट की हद तक ही महदूद हैं और गवर्नमेंट की ही पॉलिसीज ट्रिकल डाउन होती हैं। अल्टीमेटली अगर गवर्नमेंट के जो ऑफिसेज हैं वो स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ चले जाएंगे तो उसका जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट होगा वो लोगों तक भी आएगा। जिस तरह अभी जो स्कूलों में स्प्रिंग वेकेशंस के नाम पे छुट्टियां दे दी गई, तो उसमें सिर्फ सरकारी स्कूल तो बंद नहीं हुए ना, जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनको भी बंद कर दिया गया। तो अब गवर्नमेंट इस बारे में सोच रही है। एक ये भी खबर सामने आ रही है कि एक ऐप तैयार कर ली जाए और उसमें वो जो शख्स कंज्यूमर है वो अपना जो रोज का ट्रैवल है वो बताएगा और उसके मुताबिक उसको जो फ्यूल है वो दे दिया जाएगा। अभी तक तो ये काबिल अमल नजर नहीं आ रही चीज, लेकिन गवर्नमेंट इस चीज के ऊपर भी सोच रही है। गवर्नमेंट की तरफ से 4 days a week का प्लान दे दिया गया। अब जो दफातर हैं वो 4 दिन खोले जा रहे हैं। जो गाड़ियां हैं उनको 50% ग्राउंड करने का हुक्म दिया। आप हंस रही हैं सिद्रा, साथ साथ मैं अभी सिर्फ आपको गवर्नमेंट की पॉलिसी बता रहा हूँ, उसके बाद मैंने आपको बताना है कि इसके ऊपर इम्प्लीमेंट ज़ैनुल आबिदीन, ये जितनी भी चीज़ें आप मुझे बता रहे हैं ना, तो मैं कैसे ना हंसूं। ये सब कुछ सुन के तो दीवाने का ख्वाब लगता है, क्योंकि हमने देखा कि हमारे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, चाहे वो गवर्नमेंट के हैं या फिर वो प्राइवेट, तो चले कोई ना कोई सहूलत मिल ही रही होगी। वहाँ पर अभी तक कंप्यूटर लैब्स नहीं है। हमारे बच्चों को पता ही नहीं है कि कंप्यूटर किस तरह से इस्तेमाल करना है। ऑनलाइन क्लासेस वो बेचारे किस मजबूरी के तहत लेते हैं, ये आप भी जानते हैं और ये मैं भी जानती हूँ। और दूसरा अहम पॉइंट कि हमारे जो सरकारी दफातर में काम करने वाले जो हमारे सीनियर्स हैं वो उस दौर के लोग हैं कि जब ना मोबाइल फ़ोन था, मतलब इतने पुराने लोग हो चुके हैं, मैक्सिमम की मैं बात कर रही हूँ। उन बेचारों को पता ही नहीं है वर्क फ्रॉम होम क्या होता है। लाइक वर्क फ्रॉम होम का मतलब या फिर स्मार्ट लॉकडाउन का मतलब छुट्टी है, घर पे एंजॉय करें। और हमारी कौम घर पे एंजॉय नहीं करेगी, हमारी कौम तो नानी दादी खाला के घर जाएगी। देखिए सिद्रा, इसी चीज के ऊपर ही तो पॉलिसी बनाने की जरूरत है। मैं बार बार आपके प्रोग्राम्स में इससे पहले भी ये बात कह चुका हूं कि अब ये जो बात है ना, ये स्टेट और गवर्नमेंट से अभाव हो चुकी है। अब इसमें जो सिविक सेंस है उसकी जरूरत है। लोगों को भी तो इसमें अपनी सोशो इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा करने की जरूरत है ना। अब सब कुछ गवर्नमेंट के ऊपर ही तो ना डाली जाए, लेकिन गवर्नमेंट को इसमें सिर्फ इन्फोर्समेंट करवाने की जरूरत है और बड़ी सख्त इन्फोर्समेंट करवाने की जरूरत है। लाइक मैं एक इदारा बताता हूँ, लाहौर शहर में डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट महाना 3,25,000 लीटर पेट्रोल इस्तेमाल करती है। तो वो अभी तक उनकी गाड़ियां वैसे की वैसे हैं। आपने 50% गाड़ियां ग्राउंड नहीं की। जब गाड़ियां ग्राउंड नहीं होंगी तो अल्टीमेटली वो इस्तेमाल करेंगे। वास्ता 2 लाख लीटर डीजल इस्तेमाल करता है उनकी गाड़ियां, वो भी रूटीन में उसी तरह वर्क कर रही हैं। और ये बात सिर्फ डीजल और पेट्रोल की हद तक महदूद नहीं है। क्या जो तवानाई बहरान है वो पेट्रोलियम मसनूआत का है। जितनी हम बिजली को प्रोड्यूस करते हैं इसके ऊपर भी तो तवानाई लगती है ना। 60% फर्नेस ऑयल इस्तेमाल करते हैं जैन, हम 60%। बिजली की तरफ तो अभी मामला आना है। ये मैं वही कह रहा हूं ना कि ये वो तमाम तर फैक्टर्स हैं जो कि एक बुहरान की तरफ लेकर जाएंगे। और ये कोई कंफर्म न्यूज नहीं है, लेकिन र्यूमर्स ये मौजूद हैं कि पाकिस्तान के पास 12 से 17 रोज का जो पेट्रोलियम मसनूआत का जखीरा है वो मौजूद होता है। मतलब ये र्यूमर्स या जो आप कह लें कि तस्दीक शुदा खबर इसलिए नहीं है कि किसी भी गवर्नमेंट ऑफिशियल की तरफ से इसको कंफर्म नहीं किया गया। अब फिर एक ये खबर उड़ाई जाती है कि 6 से 7 दिन का जो जखीरा है वो रह गया है। मैं कहता हूं कि ये 100% खबर भी गलत हो, लेकिन इसके बावजूद जो अंडर डेवलप कंट्रीज होते हैं उनके पास इतना जखीरा मौजूद नहीं होता कि वो अब पेट्रोल को मंगवाएं, डीजल को मंगवाएं, उसको रिफाइन करें और उसके बाद उसको महफूज कर लें। अल्टीमेटली हर मुल्क ने अपनी इकोनॉमी के मुताबिक चलना होता है।
तो गवर्नमेंट को इसके ऊपर बड़ी सख्त जो पॉलिसी है वो अडॉप्ट करने की जरूरत है। मैं आपको बताऊं कि अभी तक 50% जो हाजिरी वाली एक पॉलिसी है उसके ऊपर अमल दरामद बिल्कुल भी नहीं हो रहा। और जो आपने कहा ना कि हमारे जो सरकारी दफातर में लोग बैठे हैं या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में भी लोग बैठे हैं, वो पुराने दौर के मुताबिक चलते आ रहे हैं। वो उनको अभी भी वही जो पेपर पेन वाला काम है वही करना अच्छा लगता है। किसी हद तक ये बात ठीक है, लेकिन कुछ लोग, कुछ इदारे ऐसे हैं जो इस पॉलिसी के ऊपर अमल ही नहीं करवा रहे। ज़ैनुल आबिदीन, अभी तक कोई ऐसा नोटिस। ज़ैनुल आबिदीन सर, मुझे इस सवाल का जवाब दीजिए, क्योंकि आपका सरकारी दफातर में आना जाना लगा रहता है और ब्यूरोक्रेट्स के मिजाज को मेरा ख्याल है कि आप जैसे जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं उनसे बेहतर कोई नहीं जानता। मुझे ये बताइए कि एक जो तजवीज़ है वो ये भी सामने आई है कि जितने भी सीनियर अफसरान हैं वो कंबाइंड ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करेंगे। हम लोग इनकी जो 3500-4000 सीसी गाड़ियां हैं वो हम इनको ख़रीद कर दे रहे हैं। इनको भाई छोटी गाड़ियों पे ले आए ना, 1200-1500 सीसी गाड़ी में बैठेंगे तो क्या इनकी तौहीन हो जाएगी? वो सारी गाड़ियां ग्राउंड क्यों नहीं कर दी जाती? क्यों नहीं इस तरफ सोचा जाता? और फिर दूसरा ये भी पॉइंट है कि सुबह 10:30 बजे से पहले जी एसी चलाने पर पाबंदी होगी। एसी चलेंगे कैसे? जो सरकारी दफातर है वहां पर तो अफसर मौजूद हो या ना हो, एसी चल रहा है, पंखा चल रहा है, लाइटें पूरी चल रही हैं क्योंकि जेब से बिल नहीं जा रहा। ये मिजाज हम एकदम से किस तरह से बदल लेंगे? देखिए सिद्रा, मैं यही अर्ज कर रहा हूं कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज है ना उसके ऊपर किसी तरह का कोई एतराज नहीं है। गवर्नमेंट पॉलिसीज बिल्कुल ठीक बना रही है। ऑस्टेरिटी इसी तरह ही होगी। जो एनर्जी सेविंग की पॉलिसी है वो बिल्कुल ठीक है। अब उसके ऊपर इंप्लीमेंट करवाने की जरूरत है। और जिस तरह मैं आपको इससे पहले अर्ज कर रहा था कि अगर इदारे का सरबरा या स्टेट का सरबरा या उस महकमे का सेक्रेटरी वो इंप्लीमेंट करेगा तो फिर उसके बाद जो नीचे मातहत अमला है वो भी उसके ऊपर अमल करेगा। तो अभी तो हमें जो एलीट है, जो ब्यूरोक्रेसी की एलीट है, उसकी तरफ से इस तरह का कोई भी अमल होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। और क्या होगा? उनके शाहाना मिजाज जो है बाबूक्रेसी के, वो मान लेंगे इस सारे सिस्टम में? वो बैठेंगे एसी के बगैर? वो आएंगे छोटी गाड़ी पे? वो ट्रांसपोर्ट को शेयर करेंगे? सिद्रा, होगा या नहीं होगा, मेरा सिर्फ कमेंट ये है कि होना चाहिए। सही। और इस चीज को आप बाला-ए-ताक करें कि हम पैसे बचा रहे हैं या हम इस वक्त जो ऑस्टेरिटी है उसके ऊपर अमल कर रहे हैं। इस चीज को सोचें कि हम मुल्क बचा रहे हैं। ये इस रियासत के लिए कर रहे हैं, ये इस अपने पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं। और जो मुल्क हैं वो इस वक्त इससे सफर कर रहे हैं, वहां पर लोगों ने खा वो बाहर से आके ही बसे हों, उन्होंने तो अमल करना शुरू भी कर दिया है। आप मशरिक़ वुस्ता देख लें, वहां पे आप दुबई की सड़कें देख लें। क्या दुबई में पीक आवर्स में सफर करना, 1 किलोमीटर का सफर करना 1 घंटे में, और अभी देखें वहां पे सड़कें खाली हैं। एक तो ये फैक्टर है कि जंग लगी है, दूसरा ये फैक्टर है कि वो अपने मुल्क के साथ भी तो चल रहे हैं। उन्होंने एनफोर्समेंट इस कदर मजबूत कर दी है। और अभी तो हम सोच रहे हैं कि हम यहाँ पे ऐप मुतारफ करवाएंगे, वो तो ऐप मुतारफ करवा के उसके ऊपर काम भी कर रहे हैं। तो इस तरह मैं सिर्फ इसके ऊपर मेरा ये कमेंट है, जो लोग आपका जो ब्यूरोक्रेसी आपका प्रोग्राम देख रही है, कि इस चीज से बाला नजर कि आप इस चीज के ऊपर अमल करते हैं या नहीं। मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे कि आपको करना चाहिए इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए, और जो मुश्किल हालात हैं उसको मद्देनजर रखते हुए। ज़ैनुल आबिदीन, आपकी ख्वाहिश बहुत अच्छी है कि अमल दरामद होना चाहिए, लेकिन अमल दरामद हम और आप जैसे लोग ही करेंगे जिनके सर पे गवर्नमेंट का डंडा होगा। और जो हमारे अशराफिया हैं, जिन एलिट्स की आप बात कर रहे हैं, उनकी ज़िंदगियों पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, उनके प्रोटोकॉल्स कम नहीं हुए, उनकी कोई चीज़ कम नहीं हुई। वो जो हम फ्यूल कट की भी बात करते हैं, वो फ्यूल कट भी नहीं लगे। ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानते हैं, कहीं ना कहीं कागजात में कट लग गए होंगे, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं है। दूसरा, मुझे ये बताइए कि 60 दिन के अंदर 50% सरकारी दफातर को सोलर तवानाई पर मुंतकिल करने का प्लान बनाया गया है। चंद रोज पहले पीछे चले जाएं तो गवर्नमेंट जो है वो सोलर सार्फिन के गले का फंदा बन चुकी थी।
कि हम आपसे जो है वो यूनिट खरीदेंगे 8 से 10 रुपए में, और लेकिन जब आपको वापस देंगे तो हम 25 रुपए का देंगे। यानी वो हम मिसाल कहते हैं, सुनते हैं अक्सर कि गवर्नमेंट का जो कुत्ता है वो टॉमी है और हमारा कुत्ता जो है वो कुत्ता है। और अब आपको एहसास हुआ है कि हमें तो ये ऑल्टरनेटिव्स की ज़रूरत है, हमें तो सोलर की ज़रूरत है। पॉलिसीज़ की क्या आपको समझ आ रही है कुछ? देखिए, अगर इसको फिजिकली देखा जाए तो ये फौरी तौर पर तो पॉसिबल नजर नहीं आता। 60 रोज में तमाम जो सरकारी इदारे हैं वो सोलर के ऊपर मुंतकिल नहीं हो सकते। 50% कहा जा रहा है। ये कोई एआई जनरेटेड सोलर तो नहीं है ना कि वो एआई ने एक सोलर बना देना और उसके बाद आपने उसको जाके छतों के ऊपर लगा देना है। और ये जब तक आईपीपीस को ऑन बोर्ड नहीं लिया जाएगा, जब तक नेपरा को ऑन बोर्ड नहीं लिया जाएगा, जब तक तमाम जो कंपनीज हैं लेस्को, फेस्को, आइस्को, इनको ऑन बोर्ड नहीं लिया जाएगा, तब तक इतनी बड़ी खपत में जो बिजली की प्रोडक्शन है वो करना भी नामुमकिन है। अभी इसके लिए बहुत प्रेशर आ जाएगा। अल्टीमेटली जो हम इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर से बिजली खरीद रहे हैं वो महंगी है और उनको पे भी करना है। उसके ऊपर गवर्नमेंट अभी तक पॉलिसी नहीं बना सकी। आपको याद होगा आज से 1 साल सवा साल पहले ये आईपीपीस का बड़ा इशू आया और बिल्कुल ऐसा ही है। दीगर खबरों की तरह ये भी दम तोड़ गया। दूसरा, इसमें मेजर चीज ये है कि सिदरा इसके लिए बहुत ज्यादा बजट रिक्वायर्ड होता है। वो बजट भी इस वक्त गवर्नमेंट के पास नहीं है। इस माली साल 2025-26 में जब हमने सैलाब से भी सफर किया, उस सैलाब की वजह से जो डेवलपमेंट का बजट था उसकी एक कसीर रकम वो जो सैलाब के मुतासरीन हैं उनको बिल्ड करने की तरफ लगा दी गई। इसके अलावा लाहौर समेत पंजाब भर में डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, उनको फौरी तौर पर बंद नहीं किया जा सकता। हेल्थ सेक्टर के ऊपर जो इस वक्त बजट है वो खर्च किया जा रहा है, नए हॉस्पिटल बनाए जा रहे हैं। हाँ, अलामती तौर पर इस काम का आगाज तो किया जा सकता है। ये हो सकता है कि जो मुतलका इदारों के हेड ऑफिसेज हैं उनको सोलर के ऊपर मुंतकिल कर दिया जाए। लेकिन फिर मैं ये कह रहा हूं कि जो टाइमलाइन दी गई है उस टाइमलाइन के ऊपर इसको इंप्लीमेंट करना फिलहाल नामुमकिन नजर आ रहा है। मैं एक जुमले में आपको ये बात बताता हूं कि ये जितने दिन का टाइम मुकर्रर किया गया है, इतने दिन में तो आपका टेंडर प्रोसेस भी मुकम्मल नहीं होता। तो इतने दिन में आपने सोलर कैसे लगाना है? वो फलाना कागज लेके आए, वो फलाना कागज लेके आए, वो आपकी जो बैंक गारंटी है वो ठीक नहीं है। अब इसमें क्लरिकल मिस्टेक आ गई है। जिन्होंने काम करवाना होता है वो फिर इस तरह थोड़ी करते हैं। और फिर ज़ैनुल आबिदीन इस वक्त तो पहले ही हम मुसीबत में है। इतनी बड़ी तादाद में सोलर लगेंगे तो फिर वो जो आम रूटीन में बाहर चीज़ 1000 की मिलती है गवर्नमेंट के खाते में, तो वो 1000 वाली चीज़ भी 10,000 की होती है। यानी ये मजीद बोझ पड़ जाएगा। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, किसी हद तक ये बात ठीक है। और फिर इतनी बड़ी तादाद में सोलर को मंगवाना, फिर इसका मतलब है कि एक डिमांड सप्लाई की एक नई चेन शुरू हो जाएगी और फिर इसमें ब्लैक मार्केटिंग शुरू हो जाएगी। तो गवर्नमेंट को जमीनी हकायक की बुनियाद के ऊपर पॉलिसीज को बनाने की जरूरत है। आपको याद नहीं है कि जब यूपीएस शुरू हुए तो हर शख्स ने यूपीएस ही लगा लिया। जब सोलर शुरू हुए फिर हर शख्स ने सोलर लगाना शुरू कर दिया। तो हमने एक जो मार्केट है, आरजी मार्केट, उससे पैसे कमाना शुरू कर दिए। गवर्नमेंट ये सोच रही है कि हमने तमाम जो सरकारी महकमे हैं उनके ऊपर सोलर लगाना है। क्या कभी इस चीज का अभी तक सर्वे करवाया गया कि आप बिजली कितनी कंज्यूम करते हैं? आपके पास तो इस तरह का कोई डाटा ही मौजूद नहीं है। तो अगर डाटा ही नहीं होगा तो किस तरह सोलर के ऊपर मुंतकिल हो जाएंगे? तो अभी तक ये सिर्फ एक दीवाने का जो ख्वाब है वो नजर आ रहा है। हाँ, ऐलान की हद तक बहुत अच्छा है, खबर चलाने की हद तक बहुत अच्छा है, हेडलाइंस चलेंगी और गवर्नमेंट इसका क्रेडिट भी लेगी कि हमने सोलर के ऊपर मुंतकिल करने के लिए पॉलिसी दे दी। लेकिन इस टाइम लाइन में ये होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। ज़ैनुल आबिदीन, मुझे ये बताइएगा कि जो हुकूमती इदारे हैं, जितने भी बड़े बड़े इदारे हैं, लोग उनसे खुश नहीं हैं। वहाँ पर काम करवाने के लिए लोगों को अपने जूते घिसाने पड़ते हैं, उसके बाद भी कई चक्करों के बाद काम होता है। अगर ये वर्क फ्रॉम होम हो जाता है या फिर हफ्ते में 2 दिन 3 दिन आप दफ्तर जाते हैं, बाकी दिन आप ऑल्टरनेट स्टाफ आता है, हमारे लोग कितने मुतासिर होंगे? और क्या हमारे इदारे वाकई ही इतने स्मार्ट हैं कि वो पूरे हफ्ते का काम लोगों के 2 दिन में कर लेंगे? देखिए, मैं इस चीज को ना, आपके इस सवाल को अक्सर सोचता हूं और उसके बाद एनालाइज भी करता हूं कि क्या
जो एक अगर इस सिस्टम का शख्स गायब होता है तो क्या सिस्टम चल सकता है? ये सिदरा इस कदर इनकी चेन बन चुकी है कि अगर चेन के दरमियान में से एक भी वो शख्स गायब है तो ये काम नहीं हो पाता। हत्ता कि अगर कोई पीएन भी नहीं आता उस दिन दफ्तर में तो फाइल्स भी एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर में मुंतकिल नहीं हो पाती। तो ये अलमिया है। गवर्नमेंट की तरफ से कोशिश तो की जा रही है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के नाम पे, ई बिज ऐप के नाम पे, लेकिन ये इतने लार्ज स्केल के ऊपर नहीं है कि लोगों के तमाम जो मसाइल हैं उसको हल कर दे। अल्टीमेटली लोगों को अपनी जो हार्ड फॉर्म में पेपर्स हैं वो लेके सरकारी दफातर में जाना ही पड़ता है। लाइक कोई भी मंसूबा शुरू करना है उसके लिए ऑनलाइन जो पोर्टल है वो मौजूद है, वो ऑनलाइन पोर्टल के ऊपर दरख्वास्त जमा करवा देते हैं। उसके बाद जब वो टेंडर की ओपनिंग है तो फिर तो आपको कागज लेके फिजिकली वहां पर जाना पड़ रहा है ना। इसके अलावा कोई भी आपने हाउसिंग स्कीम बनानी है, कोई प्लांट लगाना है, कोई टेक्सटाइल का यूनिट बनाना है, किसी भी तरह की इंडस्ट्री लगानी है, तो ये तमाम फिजिकल जो पेपर है उसके थ्रू ये काम हो रहा है। तो ये जरूर है कि कोई ना कोई काम चलता रहेगा, लेकिन ये चुंटी की रफ्तार से होगा। ये ऐसा नहीं होगा कि जिस तरह अभी लोग ज़लीलो ख़ार हो रहे हैं, मज़ीद ज्यादा होना पड़ेगा उनको। इसके लिए ना वर्ल्ड बैंक की हदायत पे पंजाब गवर्नमेंट इंप्लीमेंट तो कर रही है, लेकिन ये प्रोसेस सिदरा बहुत स्लो है। मेरी जाती ख्वाहिश है और हुकूमत को भी चाहिए कि जिस तरह डेवलप कंट्रीज में सब कुछ ऑनलाइन हो जाता है, पहले अपने पूरे सिस्टम को खुद ऑनलाइन करें और फिर उसके बाद इसको आगे लेकर चलें। पंजाब के जो दफातर हैं, सरकारी दफातर, इसमें बारहा ऐलान किया गया बुज़दार साहब के दौर में, मोहसिन नकवी साहब के दौर में, और उसके बाद ये मरियम नवाज साहिबा के दौर में कि हम पेपरलेस कल्चर की तरफ चले गए हैं, लेकिन अभी तक जो फिजिकल फाइलें हैं वो ही मूव हो रही हैं। ज़ैनुल आबिदीन, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा है कि हम डिजिटलाइजेशन की बात तो करते हैं, पेपरलेस कल्चर की बात तो करते हैं, अभी तक हम जो हमारा जो एक लाइसेंस है वो भी अभी तक हम बिना पेपर के नहीं बना पा रहे। तो फिर इतनी बड़ी बड़ी फाइलें, इतना बड़ा बड़ा सिस्टम बिना फाइल के, बिना कागज़ के, बिना वो रवायती सिस्टम जो चलता आ रहा है उसके बगैर कैसा चलेगा? मेरा आखिरी सवाल आपसे यही होगा। लाइसेंस, आप तो कह रही हैं लाइसेंस, मैं तो कहता हूं कि जब किसी अफसर को मिलने के लिए बाहर कोई सवाली आता है तो वो भी चिट के ऊपर लिख के अपना नाम भेजता है, तो वहां तक तो आप पेपर का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप पेपरलेस कल्चर की तरफ किस तरह जा सकते हैं? ठीक है, इसका मतलब है कि आप चाह रहे हैं कि वो कार्डलेस सिस्टम जो है हम बाहर और अंदर अफसरान के लगवा दें, ताकि वो कोई भी आए तो बताए जी मैं ये बात कर रहा हूँ, अंदर आने की इजाजत है या नहीं इजाजत। बहुत शुक्रिया। मैं तो जाती तौर पे ये चाहता हूँ कि ये इस तरह का सिस्टम होना ही नहीं चाहिए। लोगों को सरकारी दफातर में जाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। चलिए, ये आपका ख्वाब हो सकता है, लेकिन मुझे अभी ऐसी कोई उम्मीद नहीं है। जाग जाइए इस ख्वाब से। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद रहे प्रोग्राम में। मुझे एक ब्रेक पे जाना है, वापस आएंगे, मजीद टॉपिक्स पे बात होगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। पाकिस्तान सुपर लीग का आज से आगाज़ हो चुका है और इस वक्त कज़ाफ़ी स्टेडियम में रौनकें लग चुकी हैं। लाहौर कलंदर्स, हैदराबाद किंग्स की टीमें इस वक्त मैदान में मौजूद हैं और इस वक्त खेल जारी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज पहले ही मैच में देखकर जो मेरे जहन में उभरा वो ये था, शायकीन क्रिकेट को तो स्टेडियम जाने की इजाज़त नहीं है, तो फिर मरियम नवाज शरीफ साहिबा वहाँ पर मौजूद हैं, मोहसिन नकवी साहब चेयरमैन पीसीबी वहाँ पर मौजूद हैं, मरियम औरंगज़ेब साहिबा मौजूद है, इसी तरह से और भी बहुत बड़े बड़े लोग वहाँ पे मौजूद हैं और विद देयर फैमिलीज़, यानी आपकी फैमिलीज़ को मैच देखना अलाउ है स्टेडियम में और आम शायकीन के लिए स्टेडियम के दरवाजे बंद हैं। ये कैसी पॉलिसी है? मुझे पहले ही दिन मुझे लग रहा था कि बिल्कुल वीरान होगा, कोई नहीं होगा, सिर्फ प्लेयर्स होंगे, कुछ मैनेजमेंट के लोग होंगे और कुछ हमारा जो है मीडिया बॉक्स में जो ऑब्वियसली मीडिया पर्सन्स होते हैं, उन्होंने रिपोर्ट करना होता है चैनल्स को, वो वहाँ पे मौजूद होंगे। लेकिन यहाँ पर तो VVIPs लोग जो हैं वो मैच देखने के लिए स्टेडियम में मौजूद हैं, लेकिन हम और आप जैसे जो गरीब लोग हैं वो सिर्फ घरों में बैठकर टीवी पे मैच देखेंगे। ये क्या पॉलिसी है? सबसे पहले हमने इसी पर बात करना है। हमारे साथ इमरान सोहेल मौजूद है, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। इमरान, आपको हम खुश आमदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इमरान, सवाल मेरा आपने सुन लिया है, ये क्या पॉलिसी है? क्या आपके ऊपर एनर्जी क्राइसिस असरअंदाज नहीं हो रहा? एनर्जी क्राइसिस क्या सिर्फ हम जैसे गरीबों के लिए है? देखिए, आपने बड़ी टेक्निकल अंदाज में खुली बात कर दी है। हाँ।
और मेरा ख्याल है कि ये आप नहीं, आज रात को इस मैच के बाद सोशल मीडिया पर बहुत सारी ऐसी ट्वीट्स भी आएंगी, फुटेजेस भी चलेंगी कि अगर हर मैच में जो वीवीआईपी फैमिलीज़ हैं उनको अगर एक एक दो करके अकोमोडेट कर दिया गया और उन्होंने मैच सारे देख लिए, तो फिर वो जो लोग जो शायकीन चाहते हैं कि वो जाकर मैच देखें, और इसका मतलब है कि गरीब आदमी अपनी जेब से पेट्रोल डलवाता है तो उसके पैसे तो आपने बचा दिए, बट शायद वीवीआईपी लोग अपनी जेब से पेट्रोल नहीं डलवाते हैं। लेकिन अगर घुमा फिरा के अगर बात करें तो वो भी गरीब आदमी की ही जेब से पैसा जाता है। अगर वो प्रोटोकॉल्स में आते हैं, अगर वो स्क्वाड्स के साथ आते हैं, तो ये भी एक, ये देखिएगा, मैं नहीं कह रहा, आपने सवाल नहीं किया, ये सभी सब कल करेंगे ये बात कि अगर ये ऐसे था तो फिर इसको सादा ही रहना चाहिए था। इमरान, मैं तो देखकर हैरान रह गई। मेरे जहन में जो एक हम कल भी प्रोग्राम कर रहे थे, आपको याद होगा, और कल भी मैंने आपसे ये सवाल किया था कि क्या जो मैदान है वो बिल्कुल खाली होगा, सिर्फ प्लेयर्स होंगे, या फिर कुछ वीवीआईपीज़ को इजाज़त होगी? आपने कहा जी होनी तो नहीं चाहिए, नहीं होगा, सिर्फ मीडिया मेंबर्स होंगे। लेकिन देखें ज़रा, पहला मैच है और वही हुआ। ठीक है, जहाँ तक बात है मरीम नवाज की, वो सीएम पंजाब हैं, उनका आना बनता है। मोहसिन नकवी साहब चेयरमैन है, उनका आना बनता है, बट नॉट विद देयर फैमिलीज। बट विद अगर फैमिलीज आते हैं या उनके जो वज़रा या मुशीर हैं, अगर वो भी अपनी फैमिलीज के साथ आते हैं, तो मेरा ख्याल ये थोड़ा सा मामला लोगों को हजम नहीं होगा। और क्योंकि अभी तो हमने कुछ लोगों को विजुअली देखा है, तो आप देखेंगी कि अगर ये दिखाया गया तो फिर बहुत सारे लोगों के चेहरे भी आएंगे। अगर सेलिब्रिटीज़ वहाँ पर पहुँचती हैं देखने के लिए, चले आप ये कहेंगे जी टूर्नामेंट को हाइप देने के लिए पहुँची, तो फिर मेरा ख्याल है पीएसएल को कामयाब कराने के लिए अगर कोई सेलिब्रिटी थी तो वो पब्लिक थी। सही सही सही, वो अपना टाइम, अपना पैसा सब कुछ लगा कर वापस आते हैं। पब्लिक जो है वो सेलिब्रिटी तो पीएसएल को कामयाब किसने कराया? सेलिब्रिटीज ने नहीं कराया, माजरत के साथ, ये लोगों ने करवाया, और लोगों की ही ये लीग है। और हम क्या, आप क्या, पीएसएल और चेयरमैन सारे यही कहते हैं कि भाई अगर आज ये पीएसएल कामयाब है तो उसके पीछे बहुत बड़ा हाथ पब्लिक का है। बिल्कुल है, और यही उसको भरपूर प्रमोट करते हैं। सो ये एक, खैर इस पे ज़्यादा क्वेश्चन मार्क है बहुत बड़ा, और मेरा ख्याल है कि आप ट्रांसमिशन भी कर रहे हैं, उस पर वक्तन फवक्तन जिक्र करते रहेंगे कि किस तरह से जो है ये चीज़ें चलती रहेंगी, या फिर ये सिर्फ पहले मैच में ही होगा। आने वाले दिनों में वही पॉलिसी इन लोगों पे भी, वीवीआईपीज़ पे भी लग जाएगी, जो कि आम शायकीन क्रिकेट पर लग चुके हैं। मुझे ये बताइए, लाहौर कलंदर्स वर्सेस हैदराबाद किंग्स, पहली टीम, नई टीम हैदराबाद किंग्स, पहला मैच लाहौर कलंदर्स के साथ, दिफाई चैंपियन के साथ। देखिए, मुझे तो अभी तक जो अभी परफॉर्मेंसेस हमने देखी हैं अभी 8 ओवर तक, तो हमें तो डोमिनेट करती हुई दिखाई दे रही है लाहौर कलंदर। अभी 8 ओवर हुए हैं और 10 के स्ट्राइक रेट के ऊपर से वो 83 विदाउट एनी लॉस, कोई खिलाड़ी आउट नहीं है। फ़खर जमान 48 पर खेल रहे हैं, और जो नईम है, नए लड़के जिन्होंने अपना पहला पीएसएल जब पिछली दफ़ा शुरू किया था तो इब्तदाई मैच में फ्लॉप दिखाई दिए थे, अब वो 18 गेंदों पर 30 रन पर खेल रहे हैं। दूसरी जानिब फ़खर जो 32 बॉलों पर 47 रन के ऊपर खड़े हैं। तो अभी बहुत सारी चीज़ें जो है वो कबल वक्त है कहना। मुझे लगता है कि लाहौर के अंदर की टीम इस मैच में तो पेनिट्रेट करती हुई दिखाई दे रही है, बट क्या होता है मैच के बाद, मैच के दौरान क्या होता है, ये सारी चीज़ें अभी। और पहली विकेट जब हम बात कर रहे थे तो पहली विकेट गिर गई है जी। जो नईम जिनकी मैं बात कर रहा था वो फ्लॉप जा रहे थे, अब वो 30 रन पर आउट हो गए हैं। और इमरान ने जो है ना वो मोबाइल बिल्कुल ऑन करके सामने रखा हुआ है, और एक बताना जरूरी, अपडेट बताना एक लम्हा जो है ना, और यही हमने एक लम्हा लोगों को भी बताना है अपनी उसी ट्रांसमिशन में, बिल्कुल बताना है जी। हमारा जो स्पोर्ट्स चैनल है, इमरान कितने बजे लाइव आ रहे होते हैं वो ये भी बताने चाहिए जरा, देखिए हमारी जो ट्रांसमिशन है हमारे नाज़रीन के लिए 1 बजे से दोपहर 2 बजे तक एक पीएसएल के ऊपर खुसूसी शो हुआ करेगा। फिर उसके बाद एक शो जो है वो हम वॉच अलॉन्ग, जो कि कंटिन्यू जब तक मैच रहा करेगा हम उसके ऊपर तज़िया देते रहा करेंगे, लाइव कमेंट्री भी हम उसके ऊपर किया करेंगे। तो वो कमेंट्री बॉक्स हमने बना लिया है, तो आप हमें ज़रूर वहाँ ज्वाइन करें। वहाँ पर आपको मज़े मज़े के तज़िये, एक्सप्रेशन से भरपूर वहाँ पर एंटरटेनमेंट मिलने वाली है। ना सिर्फ एक्सप्रेशंस मिलेंगे बल्कि आप कमेंट्स भी कर सकते हैं, आप भी उस ट्रांसमिशन का लाइव का हिस्सा बन सकते हैं। इमरान, मुझे ये बताइए कि आपने कहा कि अभी कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा, लेकिन जो पहला मैच है, जो प्लेयर्स का ग्राउंड में उतरना है, जो बॉडी लैंग्वेज है वो बहुत कुछ बता रही होती है आगाज़ में ही, जो उनके फेस एक्सप्रेशंस होते हैं। इस वक्त कलंदर्स की टीम कितनी स्ट्रांग लग रही है, क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर तो है
के दिफाई चैंपियन हैं, तो उनकी पूरी कोशिश है कि इस बार भी ट्रॉफी लेके जाए। देखिए कलंदर्स की साइड उन्होंने ना अपने प्लेयर्स को रिटेन किया है। जब इस दफ़ा प्लेयर्स ऑक्शन वाली बात आई थी कि प्लेयर्स जो जितना पैसा ज़्यादा खर्चेगा वो अपने प्लेयर्स को खरीद लेगा, तो लाहौर कलंदर की मैनेजमेंट ने तो अपने प्लेयर्स को ऑलमोस्ट रिटेन कर लिया है। एक दो प्लेयर शायद वो खुद ही उन्होंने इधर उधर किए हैं। स्ट्रॉन्ग टीम बन गई ना? वही वो डिफेंडिंग चैंपियन है ना, तो डिफेंडिंग चैंपियन अपनी पूरी पावर के साथ आएगी। बट अभी ये टूर्नामेंट बहुत लंबा है। ठीक, इस टूर्नामेंट पे आप अभी से जज नहीं कर सकते हैं कि यार आज अगर ये टीम जो है वो हल्का, आज फिर हैदराबाद फर्ज करे पहला मैच है, अगर उनका कॉम्बिनेशन बन जाता है, ये बड़ा लंबा टूर्नामेंट है ना, अगर उनके 10-10 मैचेस सबको मिलने हैं, अगर सब के आने हैं, तो मेरा ख्याल है कि ये टूर्नामेंट जो है वो लंबा जाएगा और लाहौर कलंदर के लिए भी आगे जाके ये टूर्नामेंट मुश्किल हो सकता है। नई टीमें जो है वो भी बड़े कॉम्बिनेशन के साथ आई हैं, बड़े तगड़े प्लेयर जो है वो रख के खेल रही हैं। सो इट्स टू अर्ली कि हम क्या कह सकते हैं किसी भी टीम के बारे में। अच्छा, मुझे ये बताइए कि क्योंकि हमारे पास 1 मिनट रह गया है इस प्रोग्राम का, ये बता दीजिए कि टीम टू टीम भी वेरी करता है, प्लेयर टू प्लेयर भी आपकी परफॉर्मेंस वेरी कर रही होती है? देखिए पहली बात तो ये कि आपका जो एक रिदम बन जाता है किसी टीम का, फिर वो दूसरी टीम को जल्दी हावी होने नहीं देती। दूसरा T20 के अंदर आप किसी भी टीम को ये नहीं कह सकते कि फलां टीम हल्की है फलां तगड़ी है। यहाँ जिस दिन जिसका बल्ला बॉल क्लिक कर गया, जिसका रिदम बन गया, वो बड़ी से बड़ी टीम को भी हरा देता है। और आपने देखा है माजी के अंदर, ना सिर्फ PSL के अंदर, वर्ल्ड इवेंट्स के अंदर भी हमारी बड़ी टीम होती थी लेकिन छोटी टीम में भी हरा के निकल जाती हैं। हमें डर रहता है। तो इसी तरह PSL के अंदर भी होगा। बट एक जो लास्ट में बात करूंगा, यंगस्टर्स के लिए एक बड़ा मौका है कि इस वक्त जो सीनियर प्लेयर हैं वो लड़खड़ा रहे हैं और उनकी जगह को रिप्लेस करने के लिए दिस इज द बेस्ट टाइम कि वो आए, परफॉर्म करें, और जिनसे हम खुश नहीं हैं, जिसका स्ट्राइक रेट अच्छा नहीं है, वो ऐसे परफॉर्म नहीं करें, उनको साइड पे करें। ठीक है इमरान सोहेल, आप हमारे साथ मौजूद रहे हैं, आपका बहुत शुक्रिया। और वाकई ही ये बड़ा अच्छा मौका होता है, ऑप्शन होता है जो हमारे यंग प्लेयर्स होते हैं, क्योंकि जैसे ही ये हमारी अपनी लोकल लीग्स है PSL, और इसमें जो नए लड़के परफॉर्म करते हैं उनको फिर नेशनल टीम में जगह मिलती है, और बहुत सारे प्लेयर्स का यहीं से डेब्यू होता है। और वाकई इमरान ने बड़ी अच्छी बात की है कि इस वक्त जो है वो गोल्डन चांस है नए बच्चों के लिए, नए लड़कों के लिए, क्योंकि जो हमारे सीनियर प्लेयर्स इस वक्त हो चुके हैं उनकी परफॉर्मेंस में बिल्कुल भी तसलसल नहीं है। एक दिन खेलते हैं, अगले दिन उनका बल्ला नहीं चलता, तीसरे दिन उनको कुछ हो जाता है। तो दिस इज़ गोल्डन अपॉर्चुनिटी के खूब जम के खेले। और T20 के लिए मेरे लिए सारी टीमें बेस्ट ऑफ लक, और ख़ास तौर पर जो 2 नई टीम्स आई हैं, हैदराबाद एंड रावलपिंडी, उनके लिए ख़ास तौर पर नेक ख्वाहिशात, नेक दुआएं। और साथ ही साथ PSL का आगाज़ जिस तरह से आज हुआ है, उम्मीद करते हैं कि ये बेहतरीन मैचेस होंगे। नो डाउट एनर्जी क्राइसिस है, मिडल ईस्ट की जो सिचुएशन है, शायकीन क्रिकेट नहीं जा सकेंगे, लेकिन उसके बावजूद हम घरों में बैठेंगे, खूब रौनक रहेगी, और इसी तरह से हम PSL को इंजॉय करते रहेंगे। मुझे अपनी इजाज़त देनी है, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह निगहबान।